आज का हमारा विषय है निश्चित कौणिक वेग से घूमता निर्देश तंत्र एवं कोरियोलिस बल अर्थात यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स। अभी तक हमने पढ़ा है कि यदि एक निर्देशांक एक निर्देश तंत्र किसी दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष रैखिक गति कर रहा है तो उसमें वेग के, त्वरण के, बल के कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार परिवर्तित होंगे। इसी तरह यदि एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है तो उसमें स्थिति के, वेग के, त्वरण के व बल के कैसे निर्देशांक किस तरह परिवर्तित होंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि यदि एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष घूर्णी गति कर रहा है और उस तंत्र में कोई कण या बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इस बल के लिए समीकरण हम इस टॉपिक में ज्ञात करेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक निर्देश तंत्र एस डैश है जो दूसरे निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। हम मानते हैं कि आई जे के एवं आई डैश जे डैश के डैश दोनों में क्रमशः एकांक वेक्टर हैं। चूँकि दोनों तंत्रों के मूल बिंदु संपातित हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, इसलिए दोनों तंत्रों में स्थित वेक्टर r का मान निम्नानुसार हम लिख सकते हैं। वेक्टर r स्थित सदिश वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू एक्स आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश। चूँकि एच डैश फ्रेम के घुमाव के कारण उसमें एकांक वेक्टर भी बदलेगा, इसलिए समीकरण एक को अगर हम अवकलित करें तो हमें समीकरण मिलेगी डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, आर वेक्टर अर्थात स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई डैश प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे डैश प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी के डैश प्लस एक्स डैश डी आई डैश अपॉन डी टी प्लस वी डैश डी जे डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश अपॉन डी टी। ये इक्वेशन हमें मिली है जो अवकलन का सिद्धांत है, जिसमें पहली राशि का अवकलन होगा मल्टीप्लाई बाय दूसरी राशि और उसके बाद दूसरी राशि का अवकलन होगा मल्टीप्लाई बाय पहली राशि। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि जो वेग है किसी भी कण का v, उसके लिए समीकरण होती है v वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, जहाँ पर v जो है वो किसी भी कण या पार्ट बॉडी की लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और r उसका स्थित सदिश है। तो इस समीकरण से अगर मैं इसको अवकलित करूं तो हमें मिलेगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। समीकरण 3 में यदि r के स्थान पर कोई भी दूरी हम रख दें तो r की जगह अगर हम एकांक सदिश रखते हैं तो हमें निम्न समीकरण मिलेंगे डी आई डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई डैश। इसी तरह डी जे डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे डैश तथा डी के डैश अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस के डैश। समीकरण 4 से 2 में अगर मान रखा जाए तो हमें निम्न समीकरण मिलेगी डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय आई डैश प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाय जे डैश प्लस डी जे डैश अपॉन डी टी इंटू के डैश प्लस एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई डैश प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे डैश प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के डैश। अर्थात डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू
डी डैश आर अपॉन डी टी, जो पहले के तीन जो हैं डी एक्स डैश अपॉन डी टी इंटू आई डैश प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी इंटू जे डैश प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी इंटू के डैश, इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डी डैश आर अपॉन डी टी, जो कि वास्तव में किसी भी कण की एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी को दर्शाता है, प्लस ओमेगा क्रॉस, ओमेगा को हमने बाकी के जो तीन अंक हैं उसमें से कॉमन लिया, तो ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश। तो इससे जो समीकरण बनेगी वो है डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो इस सूत्र में जो डी डैश अपॉन डी टी है वो दूसरे तंत्र में अवकलन को दर्शाता है। समीकरण 7 को हम संकारक अर्थात ऑपरेटर के रूप में भी लिख सकते हैं, जो समीकरण 8 से दर्शाया गया है, अर्थात डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। समीकरण 7 को पुनः ऑपरेटर की सहायता से अवकलित करने पर हम करते हैं तो डी अपॉन डी टी इंटू डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये निम्न समीकरण मिलेगी। ओमेगा यहाँ नियतांक है क्योंकि ये पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है जो कि निश्चित होती है, तो इसलिए डी डैश ओमेगा अपॉन डी टी का मान शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट का अगर हम अवकलन करें तो शून्य मिलता है। तो इस चीज़ को यूज़ करने पर हमें समीकरण मिलेगी डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा इंटू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। और इसी से डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, मैं इसको लेफ़्ट साइड में ले आया हूँ, तो ये समीकरण बन जाएगी अब डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा इंटू डी डैश आर अपॉन डी टी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, इक्वेशन नंबर 9। तो इस इक्वेशन 9 में जो पहली राशि है वो है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एस तंत्र में कण का त्वरण है। इसी तरह डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एस डैश तंत्र में किसी भी कण का त्वरण है। तीसरी जो राशि है 2 ओमेगा इंटू डी डैश आर अपॉन डी टी, ये कोरिलियस त्वरण कहलाता है, और यह तभी उत्पन्न होता है जब कण का एस डैश के सापेक्ष वेग हो, यानी कोई भी कण यदि एस डैश फ्रेम में मूव हो रहा है तभी यह बल उस पर लगेगा। अगर वो एस डैश फ्रेम में स्थिर है तो ये बल उस पर नहीं लगेगा। चौथी राशि है ओमेगा क्रॉस आर, ये अपकेंद्री त्वरण अर्थात सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहलाता है। और यदि कण का द्रव्यमान m है तो हम इस पूरे समीकरण को m से गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर हमें फिर बल मिलेगा। बल अर्थात F इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये पूरी समीकरण आप लिखी हुई है। अतएव घूमते हुए तंत्र में कण पर लगता बल, इसको हम F डैश से शो कर रहे हैं, और ये F डैश इज इक्वल टू एम डी डैश स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू F माइनस 2m ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी माइनस m ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर। तो इसी को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू F प्लस FF, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो FF हमने लिखा है वो एक सब्स्टिट्यूशन है माइनस 2m इंटू ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी माइनस m ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर। और इस FF को हम कहते हैं फिक्टिशियस फोर्स अर्थात आभासी बल, जो वास्तव में उस बल पर डायरेक्ट लगता नहीं है लेकिन लगता हुआ प्रतीत होता है। इसमें से जो प्रथम पद है माइनस 2m, इस फिक्टिशियस फोर्स में जो प्रथम पद है माइनस 2m इंटू ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी, इसको हम कोरिलियस बल कहते हैं। तो यह एक आभासी बल है और ये तभी उत्पन्न होता है जब घूमते हुए तंत्र में कण गतिमान हो, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
इसी फिक्टिशियस फोर्स अर्थात आभासी बल में जो दूसरा पद है माइनस एम ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थात अपकेंद्री बल कहते हैं। तो ये भी आभासी बल है जो फ्रेम के घूमने के कारण उत्पन्न होता है। Coriolis force is a fictitious force which acts on a particle only if it is in motion with respect to the rotating frame। तो कोई भी फ्रेम अगर रोटेट हो रहा है तो उस पर कोई भी कण अगर रखा हुआ है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो आभासी बल है, और अगर वो कण मोशन में है तो उस पर कोरिलिस बल भी लगेगा। अर्थात कुल जो फिक्टिशियस फोर्स होगा वो होगा कोरिलिस फोर्स प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी सिद्धांत को हम अगर उपयोग में लाएं तो हम यहाँ देखेंगे कि कोरिलिस बल किसी कण पर कितना लग रहा है जबकि एस डैश फ्रेम में कण का वेग क्षैतिज दिशा में हो। तो अब हमने एक स्पेसिफिक स्थिति ली है जिसमें कण क्षैतिज दिशा में मूव हो रहा है। तो एस डैश फ्रेम में वो फ्रेम एस डैश जो कि एस फ्रेम के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। तो इसमें हम पृथ्वी का उदाहरण ले सकते हैं कि पृथ्वी एक खास अक्ष पर घूम रही है, तो पृथ्वी को हम एस डैश फ्रेम मान सकते हैं। और इस पृथ्वी पर अगर कोई कण क्षैतिज दिशा में गतिमान है तो उस पर कितना कोरिलिस बल लगेगा, ये अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पृथ्वी उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली धुरी पर घूम रही है, अतः हम पृथ्वी पर किसी तंत्र को घूमता हुआ तंत्र मान सकते हैं। माना एक्स वाई जेड अक्ष क्रमशः पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में एवं ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल दिशा में है, एवं आई डैश कॉमा जे डैश कॉमा के डैश इन दिशाओं में माना कि यूनिट वेक्टर अर्थात एकांक वेक्टर है। यदि लैम्डा अक्षांश पर स्थित कोई बिंदु P पर कोई कण पृथ्वी के तल में v क्षैतिज वेग से चल रहा हो तो उस स्थिति में हम लिख सकते हैं एस डैश फ्रेम में अर्थात पृथ्वी पर उस कण का वेग क्या होगा। तो हम लिखेंगे डी डैश आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, और इसका मान हम वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं वी एक्स आई डैश प्लस वी वाई जे डैश। के यूनिट वेक्टर इसमें नहीं आया है क्योंकि वर्टिकल दिशा में वेग का कोई घटक नहीं होगा क्योंकि जो कण है वो क्षैतिज दिशा में चल रहा है। इसी तरह पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा के घटक जे डैश एवं के डैश दिशा में ही होंगे। तो हम ओमेगा को इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश। तो अब हम निकाल सकते हैं मान को ओमेगा क्रॉस वी का, क्योंकि ओमेगा का मान हमें पता है, वी का पता है, क्रॉस प्रोडक्ट इनका हम लेंगे और इस क्रॉस प्रोडक्ट में इक्वेशन 3 मिलेगी और इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम ये जानते हुए कि यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर के, और इसी तरह जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, व आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। तो इन मानों को उपयोग में हम लाते हैं तो कोरिलिस बल हमें मिलता है एफ सी इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी। और इसका अगर मॉडुलस हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा +2m ओमेगा अंडर रूट वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस वी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस वी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, अर्थात 2m ओमेगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। तो कोरिलिस बल का क्षैतिज घटक क्या होगा? क्षैतिज घटक को अब हम इस तरह लिख सकते हैं -2m ओमेगा माइनस वी वाई साइन डेल्टा आई डैश प्लस वी एक्स साइन डेल्टा साइन लैम्डा जे डैश, अर्थात -2m ओमेगा साइन लैम्डा को हमने कॉमन लिया मल्टीप्लाई बाय माइनस वी वाई आई डैश प्लस वी एक्स जे डैश। क्षैतिज घटक का परिमाण क्या होगा वो हम निकालेंगे तो 2m ओमेगा साइन डेल्टा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इस बल के कारण ही कण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर खिसकता है पर दक्षिणी गोलार्ध में यही बल बाईं ओर लगता है। कोरिलिस बल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हम लिख सकते हैं -2m ओमेगा
मल्टीप्लाई बाय माइनस वी एक्स कॉस लैम्डा के डैश अर्थात 2m ओमेगा वी एक्स कॉस लैम्डा के डैश। उत्तरी गोलार्ध में चूंकि कोरियलिस बल दाहिनी ओर लगता है, अतः नदियों के पानी के कारण कटाव दाहिनी ओर होते हैं एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाएं किनारे के कटाव होते हैं। हवाओं में कभी कभी जो चक्रवाती उत्पन्न होती हैं वह भी कोरियलिस बल के कारण है। जब किसी स्थान पर दबाव न्यून हो कम हो तो चारों ओर से उस स्थान की ओर हवा तेजी से बहती है, परंतु कोरियलिस बल के कारण हवा के कण दाहिनी ओर मुड़ते जाते हैं, जिस कारण चित्र के अनुसार आप देख सकते हैं इस चित्र में हवा के कण दाहिनी ओर मुड़ते चले जाते हैं, जिस कारण चित्र के अनुसार चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी गति बाईं ओर होती है। धन्यवाद।